जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम लोग डायरिया के बारे में आज कुछ पढ़ेंगे। वो डिजीज़ आप पढ़ रहे हैं, डिफरेंट जो आपके सिलेबस के अंदर हैं। और डायरिया जिसे आमतौर पे दस्त कहते हैं, लूज़ मोशंस होते हैं इसके अंदर, और ये पेट की इन्फेक्शन है। और इसमें बाज़-औक़ात ब्लड भी आता है जिसको फिर हम डायसेंट्री कहते हैं। जो पेचिस हैं, तो सारे के सारे उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, वो हम देखेंगे कौन कौन सी रीज़न्स हो सकती हैं। इसमें बहुत सारे जरासीम भी इन्वॉल्व हैं, इसमें बैक्टीरियल भी हो सकती है। इसमें कुछ जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म हैं जैसे जियार्डिया वगैरह वो भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। तो बाज़ का अल्सर की कंडीशन भी हो सकती है। तो ये हम डिफरेंट कंडीशन देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस हैं जो डायरिया जिनसे होता है। डायरिया आल्सो कॉल्ड डायरिया, इसमें स्पेलिंग दोनों तरह लिखे जाते हैं, HEAB और HOEAB लिखा जाता है। इज़ ए कंडीशन ऑफ हैविंग एट लीस्ट 3 लूज लिक्विड और वाटरी बाउल मूवमेंट। जो तीन से ज़्यादा मोशन डेली, ज़्यादा आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, और ये वाटरी कंडीशन होती है। पेस्टी या नॉर्मल स्टूल नहीं होता, बल्कि ये लूज मोशंस होते हैं। इट ऑफन लास्ट फॉर ए फ्यू डेज एंड कैन रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन। इसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है बार बार। जो शख्स है जिसको अगर ये कंडीशन ज़्यादा देर तक रहे तो उसमें पानी की इतनी कमी हो जाती है कि उसका जो हर सिस्टम है वो काम करना छोड़ जाता है, ठीक है। और उसके अंदर जो जितना भी, जैसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं फिजियोलॉजी की टर्म के अंदर, जितने रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इंसान के मरने के चांस होते हैं अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाए। डिहाइड्रेशन हो जाती है ड्यू टू फ्लूइड लॉस, एंड साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफन बिगिंस विद द लॉस ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेचनेस ऑफ द स्किन एंड इरिटेबल बिहेवियर। स्किन जो है उसकी नॉर्मल स्ट्रेचिंग नहीं होती, बल्कि वो बहुत सुकड़ जाती है जिसको कहना चाहिए, और चूँकि फ्लूइड कम हो जाता है, और जो पेशेंट का बिहेवियर है वो बड़ा अजीबोगरीब किस्म का हो जाता है, और बाज़ का तो अनकॉन्शियस हो जाता है। दिस कैन प्रोग्रेस टू द डिक्रीज्ड यूरिनेशन, पेशाब कम आना शुरू हो जाता है, लॉस ऑफ स्किन कलर, ए फास्ट हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड डिक्रीज़ इन रिस्पॉन्सिवनेस। जो आपका ब्रेन है वो काम करना छोड़ देता है। ये इसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस, चूँकि उसको पानी इतना कम हो जाता है कि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं रहता और उसको ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं मिल रही होती, तो जो ब्रेन है वो काम करना छोड़ देता है, बाज़ का अनकॉन्शियस हो जाता है। एज इट बिकम्स मोर एंड मोर सीवियर, लूज बट नॉन वाटरी स्टूल इन बेबीज़ हु आर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड हाउएवर नॉर्मल। बाज़ का जो बच्चों में बाज़ का जो माँ का दूध पीते हैं बच्चे, उनमें बाज़ का जो स्टूल है उनका वो थोड़ा नरम तो होता है, लेकिन वो वाटरी नहीं होता, वो डायरिया नहीं है, दिस इज नॉर्मल थिंग। द मोस्ट कॉमन कॉज इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन ड्यू टू ईदर ए वायरस। इंटेस्टाइन के अंदर वायरस से कोई इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। वायरस मुख्तलिफ तरह के, ये अभी कोरोना वायरस को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वायरस क्या होता है? उसने कहा जी कि वायरस इज़ ए सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट। सब माइक्रोस्कोपिक का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि ये माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, तो हम इसको कैसे देखते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। दैट रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। Viruses infection infect all life forms from animals and plants to the microorganism including bacteria and archaea. So ये सभी को वो करता है। उसके बाद पैरासाइट हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे फिश पे रहने वाले बहुत सारे पैरासाइट हैं। पैरासाइट इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज़ वेयर वन ऑर्गेनिज्म द पैरासाइट लिव्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे पेट के कीड़े होते हैं, ये पैरासाइट हैं, और बहुत सारे पैरासाइट हैं जो इंटरनली हमारे रहते हैं। बैक्टीरिया भी हैं, वायरसेस भी, जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और हमारे से खाना भी खाते हैं, बीमारियाँ भी काज करते हैं।
ए कंडीशन आल्सो नोन एज गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इसमें ये वायरल है और इसमें जो पेट जो इंटेस्टाइन है वो डिस्टर्ब हो जाती है उसकी लाइनिंग. दीज इन्फेक्शंस आर ऑफन acquired from food or water that has been contaminated by feces or directly from another person who is infected. सफाई का अगर निज़ाम अच्छा नहीं है और खाना हमारा साफ़ नहीं है, उसके अंदर जरासीम है, उसके अंदर वायरस है, बैक्टीरिया है, जियार्डिया है, या कहीं जो बच्चों में ख़ास तौर पे जो है वो उनकी सफाई सुथराई ज़रा कम होती है, गंदी जगहों पे खेलते हैं, तो वहाँ पर उनको ये बीमारी ज़्यादा होती है. The 3 types of diarrhea are short duration, वाटरी डायरिया है, थोड़ी देर के लिए होता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है. शॉर्ट ड्यूरेशन ब्लड डायरिया, ये डायसेंट्री जिसे आप कहते हैं, खूनी पेचिस कहते हैं. एंड परसिस्टेंट डायरिया, ये बहुत देर तक रहता है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, लास्टिंग मोर देन 2 weeks, विच कैन बी इधर वाटरी या ब्लडी, दोनों तरह से हो सकते हैं. The short duration watery diarrhea may be due to cholera, इसमें हैज़े की वजह से हो सकता है. Although this is rare in the developed world, जो जहाँ पर जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ पर कम है, क्योंकि सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है. If blood is present, it is also known as dysentery, जिसे हम मरोड़ कहते हैं. पेचिस और मरोड़ आपने सुना होगा, एक को पेचिस कहते हैं, एक को मरोड़ कहते हैं. तो पेचिस जो हैं वो उसमें जब ब्लड आता है तो वही डायरिया जो है वो डायसेंट्री बन जाता है. नंबर ऑफ नॉन इन्फेक्शियस काजेज कैन रिजल्ट इन डायरिया एंड दीज इंक्लूड लैक्टोज इंटॉलरेंस. ये अब वो इसमें इन्फेक्शन नहीं है, इसमें कोई जरासीम इन्वॉल्व नहीं, बल्कि लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको टॉलरेट नहीं करता. दूध के अंदर होता है, बहुत सारे लोग दूध नहीं पी सकते, दूध पिए उनका पेट ख़राब हो जाता है. इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बाज़ लोगों के अंदर जो उनकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो खाने को एक्सेप्ट ही नहीं करती, तो वो ज़रा सा इधर उधर से खा लें उनको हो जाता है. नॉन सीलियक ग्लूटन सेंसिटिविटी है, बाज़ लोगों को ग्लूटन से सेंसिटिविटी होती है. ग्लूटन बेसिकली is a clinical entity included by the ingestion of gluten leading to intestinal and extra-intestinal symptoms that improve once the gluten containing foodstuff is removed from the disease. And wheat allergy have been excluded. बाज़ को ग्लूटन मकई खाने से और इस तरह की जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनसे एलर्जी हो जाती है. सीलिक डिज़ीज़ है जिसमें सीलिक डिज़ीज़ इज़ ए लॉन्ग टर्म ऑटोइम्यून डिसऑर्डर प्राइमरीली अफेक्टिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन. इसमें होता ही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऑटोइम्यून अपना ही ऑटोइम्यून डिजीज़ स्टूडेंट्स वो होती है जिसमें आपका अपना ही इम्यून सिस्टम जो है, जो आपका डिफेंस सिस्टम आपके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है, तो वो उसको डैमेज करता है और जिससे जो उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं रहती और वो आप डायरिया हो जाता है. इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, इसमें बाज़-औक़ात कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई इसमें इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है, कोई सेल्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं. सो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ इज़ ए ग्रुप ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस ऑफ द कोलोन, बड़ी आंत को कोलोन कहते हैं, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन छोटे. कोन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस बीइंग द प्रिंसिपल टाइप्स. तो ये आपके उसकी ज़रूरत नहीं है इन टर्म्स को याद करने की. सच एज अल्सरेटिव कोलाइटिस, हाइपर थायराइडिज्म, बाज़ का हाइपर थायराइडिज्म होता है जिसमें जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपरली वो नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता थायरॉक्सिन, और उसमें भी ये कंडीशन हो जाती है. ये उसके बाद बाइल एसिड डायरिया है. बाइल एसिड डायरिया ये वो चीज़ें हैं जो इन्फेक्शियस नहीं है, बल्कि ये ड्यू टू सम डाइटरी हैबिट और डाइटरी सेंसिटिविटी हो सकती हैं.
या कोई एनाटॉमिकल डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो बाइल एसिड डायरिया में बाइल बेसिकली बाइल जूस जो होता है हमारे लिवर से जो जूस हमारी इंटेस्टाइन के अंदर आता है उसको हम बाइल कहते हैं। तो उसकी कंडीशन अगर एसिडिक हो जाती है समटाइम दैट इज़ नॉट द नॉर्मल पैथोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हो जाती है और वो भी डायरिया काज कर सकती है। एंड ए नंबर ऑफ मेडिकेशंस in most cases stool cultures to confirm the exact cause are not required. उसके बाद उसने लिखा न्यूमरस मेडिकेशंस, बहुत सारी हम दवाइयाँ खाते हैं तो उससे भी जो है वो डायरिया हो जाता है। और जो स्टूल कल्चर है, जो पाखाने के टेस्ट हैं, उनसे पता चलता है कि डायरिया हो क्यों रहा है। सो डायरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय इम्प्रूव सैनिटेशन, जो पहला काम है। अगर सफाई का बेहतर ख्याल रखा जाए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, पानी अच्छा हो, हैंड वॉशिंग है, ठीक है, और ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एटलीस्ट 6 months एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट रोटा वायरस इज़ आल्सो रिकमेंड। रोटा वायरस इसका एक्चुअल काज है। बहुत सारी टाइप्स जो डायरिया की जो पॉपुलेशन है जो डायरिया में जाती है, या बच्चे ख़ास तौर पे, उसमें ये वायरस इसका काजेटिव एजेंट होता है। तो उसकी वैक्सीन लगवाना ये भी बचा सकता है। और इसके अलावा जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली नेचर ने रखा हुआ है डिफेंस मैकेनिज्म। ओरल रिहाइड्रेशन, ORS जिसे कहते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। आपसे को पूछे ORS क्या होता है तो आपने कहना है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। क्लीन वाटर विद मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इज़ द ट्रीटमेंट। घर में आप बना सकते हैं, थोड़ा सा पानी के अंदर साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, उबाल लें पानी को, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक डाल लें तो वो बस ठीक है, इट्स फाइन। इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक। जिंक टैबलेट्स आर आल्सो रिकमेंडेड। जिंक टैबलेट्स समटाइम दी जाती हैं। जिंक जो है वो आपको आम मिल जाती हैं बाज़ार में से। तो उसके बाद दीज ट्रीटमेंट्स हैव बीन estimated to have saved 50 million children in the past 25 years. And when people have diarrhea, it is recommended that they continue to eat healthy food and babies continue to be breastfed. ये नहीं कि खाना पीना बिल्कुल बंद कर दें तो आप खाते रहें, लेकिन हेल्दी फूड, ये नहीं कि आप तल के कोई चीज़ खाना शुरू कर दें और बच्चों को दूध पिलाते रहें। इफ़ कमर्शियल ORS नॉट अवेलेबल, होम मेड सोल्यूशंस में बी यूज्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि आप चीनी और नमक डाल के बना सकते हैं। इन दोज विद सीवियर डिहाइड्रेशन, इंट्रावीनस फ्लूइड्स, जैसे कहते हैं ना ग्लूकोज की बोतल लगवा लें, तो वो ऐसी सूरत में लगवाई जा सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखें, जिन लोगों को शुगर है वहाँ ज़रा मोहतात रहना पड़ेगा। Most cases, however, can be managed well with fluids by mouth. Antibiotics, while rarely used, may be recommended in few cases, such as those who have bloody diarrhea or high fever, those with severe diarrhea following traveling. बाज़ का आप ट्रैवल करते हैं तो आपको बड़ा सीवियर डायरिया हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पर जब आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर जो लोग हैं जो उनसे आपको इन्फेक्शन हो जाती है। और सम टाइम ऐसा होता है कि आपको जो वहाँ पर जरासीम होते हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते, इस वजह से भी जो है वो आप जल्दी पकड़े जाते हैं। एंड दोज हु ग्रो स्पेसिफिक बैक्टीरिया और पैरासाइट इन देयर स्टूल, Lepramide may help decrease the number of bowel movement, but is not recommended in those with severe diseases. ये एक जेनेरिक नेम है, केमिकल है या मेडिसिन है। इससे पेट की मूवमेंट को कम किया जा सकता है, लेकिन अगर डिज़ीज़ ज़्यादा हो तो फिर आप डॉक्टर से रिज्यू करें। और जो मैनेजमेंट है वो ज़रूरी है। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप पानी पिएं, आप ORS पिएं, सफाई का ख्याल रखें और हेल्दी फूड मरीज़ को दें
और 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर क्रॉनिक है तो वो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर ज़्यादा लंबा कम होता है या ब्लड डाइसेंट्री है तो फिर आपको जो है वो एंटीबायोटिक भी लेना पड़ेंगी, क्योंकि वो ज़हर है किसी न किसी जरासीम से होंगी। सो अपना ख्याल रखिएगा। बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी और इसको हम कल हम नेक्स्ट डिज़ीज़ देखेंगे और ये मेरा ख्याल मलेरिया पे बात करेंगे। और ये आपका जो मिड है उसमें ये डिजीज़ जो हैं ये शामिल होंगी।